नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू IAS में। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वह है सेकेंड कर्नाटिक वॉर और सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर। फ्रेंड्स, हमारा पढ़ाने का स्टाइल है हिस्ट्री थ्रू मैप, इसीलिए सबसे पहले हम मैप देखते हैं। मैप में आपको सबसे कल वाले वीडियो में, अर्थात जो हमने फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के बारे में बताया था, उसमें सूबा और सब सूबा का कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया था। उसको देख लीजिएगा उस वीडियो से। कर्नाटिक नाम क्यों पड़ा, इनको भी मैंने क्लियर कर दिया था। दोनों जो है, जो हैदराबाद और जो कर्नाटिक है, दोनों का जो कैपिटल है, इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। जो अडियार है और जो सेंट थोम है, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ पिछले वाले वीडियो में। जो वंडीवास है या वंदावासी है, इसके बारे में बता चुका हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं नॉर्थ सरकार और ट्रिचोनोपल्ली के बारे में। ये जो एरिया है, ये सारा एरिया नॉर्थ सरकार का एरिया कहलाता है और यह एरिया जो कर्नाटिक रीजन है, इसके अंतर्गत आता था। और चूंकि कर्नाटक हैदराबाद के अंदर आता था, जो सूबा और सब सूबा कंसेप्ट बताया था, तो ये जो है, ये कर्नाटक है या हैदराबाद के अंदर आता था। तो ये नॉर्दर्न सरकार जो ये एरिया है, इसको जो हैदराबाद के नवाब हैं, ये कई बार खुश होकर के दूसरे को दे देता था। तो ये आपने नॉर्थ सरकार देख लिया। और जैसे ही नॉर्थ सरकार क्रॉस करेंगे तो उड़ीसा आ जाएगा और उड़ीसा होते हुए आप बंगाल पहुंच जाएंगे, मतलब कलकत्ता के करीब पहुंच जाएंगे। और कलकत्ता में वहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिशमेंट है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद हमने बताया था ट्रिचिनापल्ली। ट्रिचिनापल्ली क्या है? ये जो एरिया है, ये ट्रिचिनापल्ली का है। आने वाले स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि ट्रिचिनापल्ली का क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन ये बात जरूर याद रखिएगा कि ये ऑरकॉट है, जो कि कर्नाटक का राजधानी है, और ये ट्रिचिनापल्ली है। ये दोनों साइट्स को बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा, क्योंकि युद्ध में एक दूसरा जो मोर्चा खुलेगा, उससे किस तरह से कर्नाटक के नवाब कमज़ोर पड़ेंगे, इसकी कहानी यहीं से शुरुआत होती है। इसलिए दोनों चीज़ को याद रखिएगा। थोड़ा सा फिर से जो साइट्स है उसका रिवीजन मार लेते हैं। ये यमन है, ये मुसलीपट्टनम है, मद्रास है ये, और ये पौंडीचेरी है, ये सेंट फोर्ट डेविड है, ये करैकाल है। फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया ये ऑरकॉट है, ये वंडीवास है, ये एरिया वंडीवास है, ये तंजौर है। इसको याद रखिएगा, तंजौर। आने वाले स्लाइड में इस पर हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं, और आप जानते हैं कि हमारा जो स्टाइल है कि हम एक सवाल जरूर लेते हैं पीटी और मेंस का। लेकिन ये सवाल जो फर्स्ट जो कर्नाटिक वॉर है उसमें जो पूछा गया है, उसी का एक्सटेंशन है, उसी का विस्तार है। सवाल ये है कि जो सवाल कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग कर्नाटिक वॉर। एक तरफ वॉर है और दूसरी तरफ एसोसिएटेड ट्रीटीज है, जिस ट्रीटी के बाद यह वॉर समाप्त हुआ था। तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, सेकेंड कर्नाटिक वॉर एंड द थर्ड कर्नाटिक वॉर। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इनके सामने ये ट्रीटीज हैं। अब कहता है कि जो एबव मेंशन पेयर्स है उसमें आपको करेक्टली मैच करना है ऑप्शन ए, बी, सी और डी में। जो हमने पहले वीडियो देखा था फर्स्ट कर्नाटिक वॉर से, उससे हमने देखा कि जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर है उसका जो एंडिंग हुआ है युद्ध का, वह ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल से हुआ है। आज हम देखेंगे कि जो सेकेंड कर्नाटिक वॉर है, इसका समाप्त, इसका एंडिंग किस ट्रीटी से हुआ है। तो हम एक स्टेप आगे चले जाएंगे। फ्रेंड्स, जो मेंस का क्वेश्चन है, द एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल फॉर द सुपरमेसी इन इंडिया वॉज फ्यूल्ड बाय द स्पिरिट ऑफ ग्लोबल कोलोनियलिज्म एंड इंडेड विद द ब्लड ऑफ इंडियंस। ये ग्लोबल कोलोनिज्म का जो स्पिरिट है, जो एक भावना है, इसके कारण जो एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल हुआ है, वो भी सुपरमेसी के लिए इंडिया में, यह वास्तव में इसका जो फ्यूल है, इसका जो ईंधन है, इसका ऊर्जा जो मिला इस युद्ध को, यह वास्तव में एक तरह का ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल कॉलोनी हो, उसको लेकर के हुआ। और इसका जो खात्मा हुआ, इसका जो इस युद्ध का एंड हुआ, वह ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों के खून से हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों की मौत से हुआ। इसको आपको सब्सटेंशिएट करना है। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है मेंस का, जिसमें कि ग्लोबल कॉलोनिज्म की बात किया गया है, इसको एक बार देख लेते हैं।
आप जानते हैं कि मैंने पिछले वाले वीडियो में जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर है उसमें मैंने बता चुका हूं कि कहाँ पे इंग्लैंड है, कहाँ फ्रांस है, कहाँ ऑस्ट्रेलिया है। फाइट फॉर द नॉर्थ अमेरिका एंड अमेरिकन रिवॉल्यूशन, इस दोनों को आज हम देखेंगे। फ्रेंड्स, ये पूरा एरिया अमेरिका है, ये इंग्लैंड है और यहाँ पे फ्रांस है। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे इंग्लैंड का कब्जा हो चुका है और यहाँ वाला ये वाला ऊपर वाला एरिया पे भी इंग्लैंड का कब्जा हो चुका है। जो फ्रांस है उसका ये वाला जो नीचे वाला बीच का पार्ट है यहाँ पे कब्जा है और ये सब जो पार्ट है इस पे जो अन यूरोपियन पावर है उनका कब्जा है। फ्रेंड्स, जो फाइट फॉर नॉर्थ अमेरिका बेसिकली यह इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो कह सकते हैं इंग्लैंड की जो सरकार है उनका जो यहाँ पे ऑक्यूपेशंस है, यह चाहता है कि यहाँ से फ्रेंच को भगा दें और फ्रेंच चाहता है कि इसको यहाँ से भगा दें। इस प्रोसेस में फ्रेंच जो है पीछे छूट गया, वह जो है ब्रिटेन से हारने लगा था। अब ये सारे एरिया को ब्रिटेन कब्जा करने लगा था। तो ये फाइट फॉर नॉर्थ अमेरिका मैंने बात कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, जब ब्रिटेन का इस एरिया पे कब्जा हो गया तो वहाँ के जो लोकल थे तो यूरोपियंस ही, लेकिन पहले वहाँ पे बस गए थे, वो सारे यूरोपियंस ब्रिटेन का जो वहाँ ऑक्यूपेशन था, कब्जा था, उनके अगेंस्ट हो गए। इसी का नाम अमेरिकन रिवॉल्यूशन पड़ा। तो याद रखिएगा, ये अमेरिकन रिवॉल्यूशन और फाइट फॉर नॉर्थ अमेरिका, ये दोनों चीज़ बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है जो कर्नाटिक या एंग्लो फ्रेंच वॉर जो हो रहा है इंडिया में उससे। इसको समझ लिए। लुइसबर्ग मैंने पहले ही बता चुका हूँ, एक्स-ला चैपेल पिछले वीडियो में बता चुके हैं, और मॉरिशस, ये जो मेडागास्कर है इसके बगल में यहाँ मॉरिशस है, इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं हम एंग्लो फ्रेंच वॉर का। सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर, इसका जो डेट है 1749 से 54 है। भारत में पॉलिटिकल कम्प्लेक्सिटीज जो है बड़े पैमाने पे हुए और ये जो कम्प्लेक्सिटीज है, आगे बात करेंगे क्या कम्प्लेक्सिटीज है, यह कम्प्लेक्सिटीज जो है यह प्रोवाइड किया सेकेंड राउंड ऑफ एंग्लो फ्रेंच वॉर इन साउथ इंडिया। इस कर्नाटिक एरिया में और हैदराबाद एरिया में सक्सेशन डिस्प्यूट्स जो है चला। सक्सेशन डिस्प्यूट्स का मतलब होता है कि उस गद्दी पे उसके बाद कौन राजा बनेगा, कौन नवाब बनेगा, कौन शासक बनेगा, इसी को बोलते हैं सक्सेशन डिस्प्यूट्स। यह जो सक्सेशन डिस्प्यूट्स था यह एक मौका प्रोवाइड किया किसको, तो फ्रेंच के जो गवर्नर थे डुप्लेक्स के बारे में। डुप्लेक्स के बारे में जरूर जानना है डिटेल में, तो मेरा एक वीडियो इस पे आ चुका है जिसका टाइटल है अगर हार्ड वर्किंग पति हो और बहुत ही इंटेलिजेंट वाइफ हो तो उस पति का किस्मत कैसे बदल जाता है। उस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर डुप्ले के बारे में जानना हो तो। इस डुप्ले को एक तरह का अपॉर्चुनिटी मिला कि जो इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरवीन करने का और यहाँ पे टेरिटोरियल और फिनेंशियल जो कंसेशंस है उनको सिक्योर करना। और ये सारा दिमाग कौन दे रहा था डुप्ले को, तो इनकी वाइफ दे रही थी जो कि बहुत इंटेलिजेंट थी। जो फ्रेंच है, ये जो सक्सेशन डिस्प्यूट्स चल रहा था, जो पॉलिटिकल कम्प्लेक्सिटीज उसमें भारत में थे, उस पॉलिटिकल कम्प्लेक्सिटीज में जो सक्सेशन डिस्प्यूट्स था उसमें फ्रेंच जो है वह मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रहा था और ये मुजफ्फर जंग हैदराबाद की जो सत्ता है उसके लिए लड़ाई लड़ रहा था और चंदा साहिब यह कर्नाटक की जो सत्ता है उसके लिए लड़ाई लड़ रहा था। इस तरह से आप कह सकते हैं कि अगर सवाल आए इसमें आपको लगता है कि आप श्योर नहीं कर सकते हैं तो एक फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था MCD। इसका फुल फॉर्म होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। ठीक है, M से हो गया यहाँ पे मुजफ्फर जंग, C से चंदा साहब और D फॉर डुप्ले। इसको याद रखिएगा। इसका जो अपोनेंट पार्टी था उसको इंग्लिश ने सपोर्ट किया और अपोनेंट पार्टी कौन था, तो नासिर जंग था। नासिर जंग फॉर हैदराबाद, मतलब मुजफ्फर जंग के अगेंस्ट में, और मोहम्मद अली कर्नाटक पे सत्ता के लिए किसके अगेंस्ट में, तो चंदा साहब के अगेंस्ट में। तो याद रखिएगा ये मोहम्मद अली आगे चल कर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो मैंने अभी आपको मैप में बता रहा था तिरुचिरापल्ली के बारे में, तो वहाँ पे मोहम्मद अली लिंक है, इसको ध्यान से रखिएगा। फ्रेंड्स, अंत में इस बैटल में जो बोथ फ्रेंच कैंडिडेट्स थे, मतलब मुजफ्फर जंग और चंदा साहब, ये विक्ट्री इनका हुआ और इस तरह से फ्रेंच का बहुत ही ज़्यादा शोहरत मिला, बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठा भरा। फ्रेंड्स,
जो मुजफ्फर जंग थे, जो कि हैदराबाद का निज़ाम बना फ्रेंच के सपोर्ट से, उन्होंने डुप्ले को ग्रांट किया। डुप्ले को ग्रांट किया, क्या क्या ग्रांट किया? नॉर्थ जो सरकार है, जो मैंने आपको मैप में बताया कि नॉर्थ सरकार का एरिया कहाँ है, वहाँ का जागीर दिया। साथ ही साथ जो मुसलीपट्टनम वाला एरिया है, ये भी मैंने आपको मैप में बताया वो कहाँ है, वहाँ का भी जागीर दिया। और जो पौंडीचेरी वाला एरिया है, उसके आसपास कुछ गांव जो है, वह हैदराबाद के निजाम मुजफ्फर जंग ने डुप्ले को प्रदान किया। साथ ही साथ हैदराबाद का जो दरबार था, उसमें अपॉइंटमेंट करने का किसको? तो फ्रेंच एजेंट को उस दरबार में अपॉइंट कर रहने का अधिकार भी मुजफ्फर जंग ने वहां पे अधिकार दिया। और डुप्ले ने बुस्सी को, एक इनके कमांडर, बहुत ही योग्य कमांडर थे, उनको इस हैदराबाद के दरबार में भेजा। और यहीं से आप कह सकते हैं कि एक तरह से सब्सिडरी अलायंस की शुरुआत हो गया। कई शर्त हैं, कई फीचर्स हैं सब्सिडरी अलायंस के। उनमें एक ये भी है कि जो राज्य होगा, जो स्टेट होगा, उनकी जो राजधानी होगी, उसमें फ्रेंच का या बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक नुमाइंदा वहाँ पे रहेगा। वह हर तरह के मामले में इंटरफेयर करता था, अर्थात इनडायरेक्टली उनके ही हाथ में शासन था। ठीक है फ्रेंड्स, यही बात इंग्लिश को, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, उनको चौंका दिया, उसको अलार्म कर दिया। और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स कलकत्ता से चल दिया। किसके नेतृत्व में? तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। जैसे ही कलकत्ता से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में फोर्स दक्कन की ओर आया, अर्थात साउथ इंडिया की ओर आया और यहाँ पे पहुँचा, इसी से वास्तविक रूप से कर्नाटिक वॉर जो है, सेकेंड कर्नाटिक वॉर की शुरुआत हुआ। कब? तो 1752 में। और यहाँ पे एक बैटल हुआ जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ आर्कॉट। आर्कॉट क्या है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जो कर्नाटक है, उनकी जो राजधानी का नाम आर्कॉट था। यह जो बैटल हुआ है, उसमें एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव थे और दूसरी तरफ कर्नाटक के जो नवाब थे चंदा साहब, वो और उनको सपोर्ट करने वाले जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो था। क्लाइव का एक सजेशन जो कि बहुत काम आया, उन्होंने सजेस्ट किया कि जो आर्कॉट है उस पर बहुत ही तेजी से अटैक किया जाए, ताकि जो तिरुचिरापल्ली है वहाँ पे जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब, जो कर्नाटक और नवाब है, उनका जो फोर्स वहाँ पे तिरुचिरापल्ली पे है, जो उस तिरुचिरापल्ली को घेरे हुए है, उन पे जो अगर हम आर्कॉट पे अटैक कर देते हैं तो वहाँ से जो फोर्स है वो यहाँ पे आर्कॉट को बचाने के लिए आएगा। और जो है एक डाइवर्जन क्रिएट किया इन्होंने। फ्रेंड्स, अब तिरुचिरापल्ली के बारे में हम बताते हैं। जो चंदा साहब कर्नाटक के युद्ध के विजयी हुए थे, उसमें उन्होंने मोहम्मद अली को हरा दिया था। मोहम्मद अली भाग करके इसी तिरुचिरापल्ली के पास पहुंच गया। तिरुचिरापल्ली जो है आज वो वेल्लोर के पास है। यहाँ पे जब आ गया तो चंदा साहब और जो फ्रेंच की फोर्स है, ये दोनों पीछा करते हुए तिरुचिरापल्ली में मोहम्मद अली के घेराबंदी कर दिया। यहीं पे क्लाइव ने दिमाग दिया कि अगर उस फोर्स के स्ट्रेंथ को कम करना है तो आपको आर्कॉट, जो कि कर्नाटक का राजधानी है, उस पर अटैक करते हैं और बहुत तेजी से अटैक करते हैं। जैसे ही अटैक होगा वैसे ही तिरुचिरापल्ली से बहुत सारे फोर्स यहाँ आ जाएगा। इस तरह से जो मोहम्मद अली है वो भी फ्री हो जाएगा। ये जो दिमाग था यह क्लाइव का ही दिमाग था। और इस तरह से जो क्लाइव है वह बेटर मास्टर इन द आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी एज कंपेयर टू डुप्ले हुआ। यहाँ पे एक घटना और हुआ, जो तंजौर है, जो मैंने बताया था, तंजौर और मराठा, इन दोनों को बहुत ही डिप्लोमेटिकली क्लाइव ने मोहम्मद अली को सपोर्ट करने के लिए तैयार कर दिया और वो दोनों सपोर्ट करने के लिए आगे भी आ गए। इस तरह से यहाँ पे देखिएगा बहुत ही स्ट्रेटेजिकली क्लाइव ने काम किया, साथ ही साथ बहुत ही डिप्लोमेटिकली क्लाइव ने काम किया। तो ये दोनों चीज़ क्लाइव को एज दिया। क्लाइव का जो कद है वो काफ़ी बढ़ गया और डुप्ले जो है यहाँ पे पिछड़ गया। यहाँ पे फ्रेंच जो कंपनी थी, फ्रेंच जो यहाँ ट्रूप्स थे और फ्रेंच के जो गवर्नर जनरल डुप्ले थे, उनकी प्रतिष्ठा को बहुत ही ज़्यादा चोट पहुँचा। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम। डुप्ले जो हो कोशिश किया कि फ्रेंच का जो पोजीशन है उसको फिर से उसी तरह से स्ट्रॉन्ग किया जाए, उतना ही मजबूत बना जाए। लेकिन जो फ्रेंच गवर्नमेंट था फ्रांस में, वह इससे खुश नहीं था, क्योंकि
डुप्ले का जो युद्ध में पार्टिसिपेशन हो रहा था उससे बहुत ज़्यादा फिनेंशियल लॉस हो रहा था और बाद में डुप्ले को 1754 ईस्वी में वापस बुला लिया गया। डुप्ले का फेल्योर होने का कारण क्या था कि उनका रॉन्ग मूव्स एंड मिस कैलकुलेशन, खास करके त्रिचन्नापल्ली एंड ऑर्कॉट को लेकर के इनका जो है रॉन्ग मूव भी था। मतलब त्रिचन्नापल्ली पे इतना फोर्स भेजने की जरूरत नहीं थी और जो ऑर्कॉट को खाली छोड़ दिया वो एक मिस कैलकुलेशन था। ये जो है बहुत बड़ा फॉल्ट हो गया डुप्ले से। साथ ही साथ डुप्ले को जो फ्रेंच गवर्नमेंट है और जो फ्रेंच कंपनी है ये दोनों भी अप्रोप्रिएट सपोर्ट नहीं दे पाया या देता ही नहीं था। साथ ही साथ फ्रेंच जो गवर्नमेंट है फ्रांस में उनको एक तरह का एंजाइटी था कि अगर हम इधर इंडिया में ज़्यादा फोर्स को डाइवर्ट किए, ज़्यादा फोर्स को भेजे, तो जो नॉर्थ अमेरिका है, मैंने आपको बताया अभी सबसे पहले स्लाइड में बताया था, नॉर्थ अमेरिका में जो फ्रांस का ऑक्यूपेशन था वो ब्रिटेन का जो था वो इन दोनों में आपस में लड़ाई चल रहा था। जो फ्रांस की सरकार थी उनको ये डर था कि भारत में अगर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रांस के ट्रूप्स को भेजेंगे तो जो नॉर्थ अमेरिका में लड़ाई चल रहा है इंग्लैंड से वहाँ पे सफ़र हो सकता है। इसीलिए फ्रांस की जो सरकार है वह इस डर से कि किसी तरह से जो अमेरिका का जो कॉलोनी है उसको बचाया जाए, इसीलिए उन्होंने इंडिया में फ्रेंच जो यहाँ पे डुप्ले लड़ाई लड़ रहे थे उनको बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट नहीं कर पाया। और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो फंडामेंटल वीकनेस था फ्रांस का इन कॉलोनियल स्ट्रगल। फाइनली जब थर्ड वार हो जाएगा, हम कंप्लीट कर देंगे, उसमें जो हम देखेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्यों विजयी हुआ और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों हार गई, वहाँ पे इसको हम देखेंगे। जो कॉलोनियल स्ट्रगल था उसमें फ्रांस की जो फंडामेंटल वीकनेस था वो क्या था, वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। फ्रेंड्स, डुप्ले को रिप्लेस करके नए गवर्नर जनरल बने जिसको नाम था गोडेहू। इन्होंने एक ट्रीटी किया जिस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, और इस ट्रीटी के साथ ही यह सेकेंड जो एंग्लो फ्रेंच वॉर और कर्नाटिक वॉर था ये खत्म हो गया। ये ट्रीटी 1754 में हुआ। फ्रेंड्स, ये ट्रीटी जो था इसका प्रोविजंस किया था, इसमें ये था कि जो डुप्ले है वो उसको रिटर्न किया जाए, उसको वापस फ्रांस भेजा जाए, और यह शर्त इंग्लिश जो ट्रीटी में बैठने वाले जो इंग्लिश के नुमाइंदे थे, ब्रिटिश के नुमाइंदे थे, उनका शर्त था कि डुप्ले को वापस भेजना ही भेजना है, तुमको भेजना पड़ेगा, ये शर्त रखा था। साथ ही साथ ट्रीटी के द्वारा फ्रेंच को अभी भी बहुत सारे जो पोजीशंस थे वो मिले हुए थे, उनको भी रिकॉग्नाइज किया गया इस ट्रीटी में। जो टेरिटोरियल पोजीशंस थे पौंडीचेरी का, करैकाल का और नॉर्दर्न सरकार का, इस टेरिटोरियल पोजीशंस फ्रेंच के हाथ में रहेंगे, इस ट्रीटी के द्वारा मान्यता दिया गया। और जो हैदराबाद का जो कोर्ट है, जो दरबार है, उसमें कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस जो है वो फ्रेंच का रहेगा। अर्थात इस तरह से अभी तक जो फ्रेंच का पावर था साउथ में वो अभी भी बना हुआ था, उसमें कोई बहुत ज़्यादा कमी नहीं आया था। इसमें जो लेसन सीखने की बात है वो ये था कि असिस्टेंस ऑफ इंडियन अथॉरिटी, याद रखिएगा, इंडियन अथॉरिटी मतलब इंडियन राजा की बात करता हूँ, नवाब की बात करता हूँ, वॉज नॉट लॉन्गर नेसेसरी फॉर यूरोपियन सक्सेस। यूरोपियन जो भारत में लड़ाई लड़ रहे थे उसमें यूरोपियन को अगर सक्सेस होना हो तो यहाँ के जो राजा हैं उनसे सहयोग लेना हो, इसकी अब उनको ज़रूरत नहीं हुआ। ये बात उनको पता चल गया कि ये लोग कोई काम के नहीं है, इनकी जो है आपस में ही लड़ रहे हैं, इनके सपोर्ट मिले या ना मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जो इंडियन अथॉरिटी है वह खुद ब खुद डिपेंडेंट हो गया यूरोपियन सपोर्ट पे, और इसका एक एग्जाम्पल है जो मोहम्मद अली जो कर्नाटक के थे और सलाबत जंग जो कि हैदराबाद के थे, ये बिल्कुल डिपेंड हो गए यूरोपियन पावर्स पे। पहले जो एक तरह का पेट्रोन का अधिकार था, ये एक तरह का संरक्षक था, इनके नीचे में सब थे, जितने भी यूरोपियंस थे वो सारे इनके नीचे में थे, और जो यूरोपियंस थे वो क्लाइंट थे। अब सिचुएशन बदल गया, जो यूरोपियन थे वो पेट्रोन्स हो गए, मतलब संरक्षक और आश्रित। भारतीय जो शासक थे अब आश्रित हो गए किस पे, तो यूरोपियन पे, मतलब यूरोपियन अब संरक्षक बन गए। फ्रेंड्स, सवाल में आज जो हमने डिस्कस किया, सेकेंड कर्नाटिक वॉर का जो खात्मा हुआ वो हुआ है आपका ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी से, तो ये आंसर हमको मिल गया। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का
ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल से। अब हमको बचा थर्ड कर्नाटिक वॉर। इसका किससे हुआ है, आंसर तो निकल ही रहा है, एक ही बचा है, लेकिन हम थर्ड कर्नाटिक वॉर जब हम करेंगे तो वहाँ देखेंगे। इसी तरह से मेंस का क्वेश्चन है, मेंस के क्वेश्चन को आप आराम से लिखिएगा समझ करके और हमको भेजिएगा, इस पर हम फीडबैक देंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से जो आपने देखा कि जो सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर है वह किस तरह से एक ग्लोबल वॉर था, इस सारी चीज़ों को मैंने दिखाया आपको, क्या कारण थे, क्या प्रोसेस था, कोर्स क्या क्या था इस वॉर में, और लास्ट में मैंने बताया कि इसका परिणाम क्या हुआ, उसके बाद मैंने बताया कि इसका सिग्निफिकेंस क्या था। इन सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आज का आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसीलिए आपसे मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट दें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।